नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और अब हम पढ़ रहे थे अफ़गानिस्तान। हमने अब तक पढ़ा कि अफ़गानिस्तान कैसा था, वहाँ की ज्योग्राफी कैसी थी और जो सोवियत संघ उसकी सेना वहाँ पे कब घुसी। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे कि अफ़गानिस्तान में आतंकवाद कैसे पनपा। अब तक हमने क्या देखा कि 24 दिसंबर 1979 में रशिया वहाँ पे घुस चुका है। तो अब 3 फेज़ हैं अफ़गानिस्तान के जो हमें याद रखने हैं। तीनों डेट आप याद रखना अच्छे से। पहला फेज़ है रशिया का रूल, ठीक है। हमारी बुक में हमें यहीं से पढ़ना है, ठीक है। पुरानी हिस्ट्री नहीं पढ़नी, ये चीज़ें हमें याद रखनी है इस बुक में मेनली। 1979 का फेज़ 1979 से लेकर 1989 तक, यानी 1979 से लेकर 1989 तक रशिया वहाँ पे रहा। लगभग 10 साल तक रशिया ने कंट्रोल रखा अफगानिस्तान पे। उसके बाद दूसरा फेज़ आएगा, जैसे ही रशिया गया तो तालिबान का रूल हुआ वहाँ पे। तो जो ये 1989 है, 1989 से लेकर पूरा 2001 तक लगभग किसका रूल चला? तालिबान का रूल चला। उसके बाद अमेरिका घुसा वहाँ पे। तो तीसरा फेज़ आएगा अमेरिका का, 2001 से लेकर और अब तक 2021 तक अमेरिका वहाँ पे था, अभी अभी गया है बिल्कुल। तो जो तीसरा फेज़ है उसमें अमेरिका रहा वहाँ पे, ठीक है। अब अमेरिका भी वहाँ से हट चुका है और दोबारा से तालिबान ने रूल कर लिया है। अब आगे देखते हैं क्या होगा। तो 3 फेज़ हैं इसमें मेनली। पहला सोवियत संघ का 1979 टू 1989, 10 साल तक। उसके बाद दूसरा तालिबान वालों का 2001 तक। उसके बाद 2001 के बाद 2021 तक किसका फेज़ रहा? अमेरिका की सेना वहाँ पे रही। तो पहला फेज़ देखते हैं अब, जहाँ पे सोवियत संघ का रूल रहा या रूस का रूल रहा, ठीक है। अब जो कम्युनिस्ट सरकार थी उसकी हेल्प करने सोवियत संघ पहुंच चुका था। 24 दिसंबर को वहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा सैनिक घुस चुके थे। जाते ही उन्होंने मुजाहिदीनों पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी और धीरे धीरे उन्होंने देश पर कब्जा करना शुरू करा। कब्जा मतलब वो अपना उनको कंट्रोल करना शुरू करा, ठीक है। तो उन्होंने वहाँ पे उनको दबाया, पर वो पूरे तरीके से नहीं दबा पाए और दबा भी नहीं सकते कभी वहाँ पे आतंकवादियों को हम, क्योंकि वहाँ का एरिया ही ऐसा, पहाड़ों में छिप जाते हैं, छिप कर फिर अटैक करते हैं, ठीक है। थोड़े दिन तक इधर उधर हो जाएंगे, फिर निकलेंगे, फिर करेंगे। तो गोरिल्ला वॉर है वहाँ पे, डायरेक्ट वॉर नहीं है। डायरेक्ट वॉर हो तो ख़त्म भी कर दे कोई, पर गोरिल्ला वॉर में लड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इतनी बड़ी पावर है रशिया वहाँ पे घुसा, पर वहाँ पे रशिया भी जीत नहीं पाया ढंग से। क्यों नहीं जीत पाया? क्योंकि एक तो अमेरिका ने हथियार दे रखे हैं, किनको? मुजाहिदीनों को। दूसरा जो वहाँ की सिचुएशन है, जोग्राफिकल कंडीशंस है, उसकी वजह से नहीं जीत पाया। मार देते एक बम और छिप जाते थे जाके। जैसे रशिया का जहाज आया, बहुत सारे हेलीकॉप्टर उड़ा दिए उन्होंने रशिया के, क्योंकि अमेरिका ने एक मिसाइल दे रखी थी जिसका नाम था स्टिंगर मिसाइल। नाम ध्यान रखना आप। ये स्टिंगर मिसाइल कैसी मिसाइल थी? बिल्कुल ज़मीन पे रख के नॉर्मली उसको, जैसे बड़े किसी सेटअप की ज़रूरत नहीं थी, नॉर्मल ज़मीन पे रख के हवा में मार सकते थे। बहुत ही हल्की मिसाइल थी, लाइट वेट थी ये, ठीक है। तो लाइट वेट लैंड टू एयर मिसाइल थी ये। तो जो हेलीकॉप्टर वगैरह आते थे उनको 1 मिनट में उड़ा देते थे मुजाहिदीन। छिप रहे हैं कहीं पे पहाड़ों में और छिप के वहाँ से क्या करा? मारा गोला और कहाँ उड़ गया हेलीकॉप्टर, बिल्कुल रशिया का गायब। तो ऐसे करके इन्होंने क्या करा, रशिया की जो सेना है उसको बहुत नुकसान पहुँचाया मिसाइलों से, ठीक है, हथियारों से। रशिया की सेना इनसे जीत नहीं पाई क्योंकि सारे गोरिल्ला वॉर कर रहे थे, हथियार इनके पास थे ही। तो 10 साल तक वहाँ पे रशिया ने अपना पैसा लगाया, वहाँ पे अपनी सेना लगाई, पर उसको समझ में आ गया कि भाई यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ से निकल ले तो ही बढ़िया होगा, ठीक है। और वहाँ पे रशिया के लोग जो हैं वो भी चाहते थे कि उनके सैनिक वापस आए, क्योंकि लड़ाई में तो हर तरफ के आदमी मरते हैं। तो रशिया के सैनिक भी वहाँ मर रहे थे बेमतलब, ठीक है। तो सारे रशिया के लोग चाह रहे थे वहाँ से सैनिक वापस आएँ। और मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि रशिया जो है वहाँ पे एक नेता आ चुके थे, मिखाइल गोर्बाचेव। 1985 में वो आ गए थे ना वहाँ पे, तो इसी टाइम पे तो है सेना वहाँ पे। तो वो भी चाहते थे कि फटाफट इकोनॉमी सुधारी जाए, ये जो इधर उधर पैसा लग रहा है, देश की हालत ख़राब हो रही है रूस की, इस चीज़ को सुधारा जाए। तो मिखाइल गोर्बाचेव ने आते ही सेना वापस बुलाने की बात शुरू कर दी थी। और देख लो आप, 4 साल के अंदर ही 1989 में सेना वापस बुला ली जाएगी। एकदम से नहीं बुला सकते, ठीक है। धीरे धीरे करके कंट्रोल धीरे धीरे हटाया जाता है। एकदम हटा दे तो फिर से माहौल ख़राब हो जाएगा। तो धीरे धीरे करके मैनेजमेंट कर करके 1989 तक रशिया ने सेना को वापस बुला लिया। समझ गए? तो पहला फेज़ किसका चला? सोवियत संघ का या रशिया का, जो कि वहाँ पे 10 सालों तक रहा, ठीक है। खूब कोशिश करी पर वहाँ पे जो मुजाहिदीन ने उनको नहीं दबा पाया। अब जैसे ही रशिया जाएगा, कौन आएंगे? वही मुजाहिदीन, तालिबान वाले। अब इन मुजाहिदीनों को समझो आप, इनको अगर समझ लोगे तो आपको आतंकवाद का पता चल जाएगा कि वहाँ पे क्यों फैला आतंकवाद। अब देखो, शुरू में आतंकवाद ही नहीं थे ये,
ठीक है। नॉर्मली इन्होंने सरकार के खिलाफ अपना आंदोलन किया था, पर मैंने आपको बताया एजुकेशन की कमी, धर्म के प्रति ज़्यादा कट्टर होना, इस वजह से यहाँ पे आतंकवाद पनपने लगा, ठीक है। और एक बार जब देश का माहौल ख़राब होता है तो राजनीति भी बहुत गंदी चीज़ है, ठीक है, वो भी इन चीज़ों को बढ़ावा देती है, हथियार, पैसा, ठीक है। ये चाहते हैं हमेशा बड़े बड़े देश कि कोई भी छोटा देश कभी तरक्की ना करे। ना आतंकवाद खत्म होना कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, ये चाहे तो ख़त्म कर सकते हैं 1 मिनट में, ठीक है, पर कभी भी ऐसा नहीं करते। वो चाहते हैं कि ये इसी चीज़ में उलझे रहें, ठीक है, कभी भी आगे ना निकल पाएँ। तो राजनीति की वजह से, वहाँ पे माहौल ख़राब होने की वजह से, ठीक है, सरकार और लोगों में जो मनमुटाव है उसकी वजह से, अमेरिका ने जो हथियार दिए उसकी वजह से, ठीक है, उनके ज़्यादा एजुकेटेड ना होने की वजह से, ठीक है, धर्म के प्रति ज़्यादा कट्टर होने की वजह से आतंकवाद की शुरुआत हुई। और ये टाइम कौन सा है? जब सोवियत संघ घुसा वहाँ पे, उसने घुसकर जो लोगों को दबाया तो लोगों में तो गुस्सा आएगा, तो वो भी हथियार उठा लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा, और दोनों में क्लैश होने लगा और इससे वो आतंकवाद की तरफ बढ़ने लगे, ठीक है। अब जैसे ही आतंकवाद बढ़ा, ठीक है, वहाँ पे मुजाहिदीन है उनकी संख्या बढ़ने लगी, और मुजाहिदीनों के भी 3 ग्रुप, आपको वो तीनों ग्रुप पता होने चाहिए। देखो, सबसे पहला ग्रुप है तालिबान। मुजाहिदीन कौन? वे लोग जिन्होंने दाऊद खान की सरकार के खिलाफ आंदोलन किया था, उनमें पहला ग्रुप है तालिबान वाले लोग, यानी कि जो सरकार के खिलाफ खड़े हो गए थे। दूसरा ग्रुप है अहमद शाह मसूद का ग्रुप, ठीक है, नाम से ही उनका ग्रुप अहमद शाह मसूद, ठीक है, इनका ग्रुप है ये। तीसरा ग्रुप है दोस्तान। ये 3 मुजाहिदीनों के मेन ग्रुप थे वहाँ पे, और भी छोटे मोटे थे, पर 3 याद रखने हैं हमें। कौन कौन से? तालिबान, अहमद शाह मसूद और तीसरा है दोस्तान। ये जो अहमद शाह मसूद और दोस्तान वाला ग्रुप है, ये अफगानिस्तान के मैप में देखो आप, जो उधर नॉर्दर्न साइड है अफगानिस्तान की, वहाँ पे है मेनली। पंजशीर नाम का एरिया है वहाँ पे एक, तो वहाँ पे ये एरिया है, ठीक है। तो ये जो दोनों हैं, इनको नॉर्दर्न अलायंस भी बोला जाता है। अलायंस मतलब साथ में मिलकर काम करते हैं, उत्तरी संगठन। तो नॉर्दर्न अलायंस है, यानी कि ये दोनों उधर नॉर्थ में काम करते हैं और ये तालिबान के खिलाफ हैं, ठीक है, तालिबान को सपोर्ट नहीं करते ये। तो इनमें जो आपस में कंपटीशन इनमें भी चल गया, तो और ज़्यादा माहौल ख़राब। मैं आपको यही तो पढ़ा रहा हूँ कि माहौल ख़राब कैसे हुआ। तो समझे आप, पहला माहौल ख़राब हुआ रशिया के आने से। दूसरा माहौल ख़राब हो रहा है, जो मुजाहिदीनों के ग्रुप थे उनमें आपस में भी लड़ाई, तो देश का क्या होगा हाल? आतंकवादी तो फैलेगा वहाँ पे। तो मुजाहिदीनों के बीच में लड़ाई। अब कौन कौन से मुजाहिदीन? दोस्तान हो गया, मसूद वाला ग्रुप हो गया, और तालिबान हो गया, ठीक है। तालिबान के खिलाफ हैं ये दोनों ग्रुप, इधर बच गया तालिबान। अब इन तीनों ग्रुप में से सबसे बड़ा ग्रुप उभर कर जो आया वो आया तालिबान। इसकी पावर ज़्यादा थी, ये छोटे थे इसके आगे बहुत। तो तालिबान वालों ने क्या करा, जैसे ही रशिया गया 1989 में, जाते ही देश पर कब्जा और इनकी सरकार इन्होंने बना ली। अब एक ये कट्टर ग्रुप है, ठीक है, कट्टर ग्रुप होगा। कट्टर चीज़ तो हर एक खराब होती है। कट्टर का मतलब होता है जो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम तरीके से अपनी विचारधारा को फॉलो करे। तो तालिबान वाले बहुत ही कट्टर थे, इन्होंने बहुत तगड़े तरीके से मुस्लिम विचारधारा को फॉलो किया। इन्होंने अपना रूल बना लिया 1989 से 2001 तक। जब तक दूसरा देश आकर इंटरफेयर नहीं करेगा तब तक इनका रूल ही था वहाँ पे। अब इन्होंने आते ही क्या करा, इनकी कुछ फीचर्स पता होने चाहिए हमें कि तालिबान वालों ने आते ही क्या करा। अब तालिबान वालों ने आते ही सबसे पहला काम तो वही करेंगे, मुस्लिम कानून को लागू कर देंगे। एक कानून होता है मुस्लिमों में, वो होता है शरिया। तो शरिया रूल को लागू कर दिया, जो कभी पहले हुआ करता था। तो शरिया रूल को लागू करा, शरिया के हिसाब से इन्होंने अपनी गवर्नमेंट चलाई। शरिया में क्या होता है, कट्टर मुस्लिम रूल है उनको फॉलो किया जाता है। तो वहाँ पे जितने भी लोगों को अधिकार थे, डेमोक्रेसी थी, सब हटा दी, ठीक है। अपनी खुद की तानाशाही सरकार बनाई, महिलाओं को कोई भी आज़ादी नहीं दी, डेमोक्रेसी नाम की चीज़ नहीं छोड़ी, महिलाओं पर बहुत अत्याचार हुए। सबसे बुरी सिचुएशन महिलाओं की है, बिल्कुल सिर से लेकर पांव तक उन्हें ढक कर रखना पड़ता था, ठीक है। कट्टर मुस्लिम रूल फॉलो करे गए, मूर्ति पूजा को बंद किया गया, और जितनी भी मूर्तियां थी ना देश में सब तोड़ दी। एक बहुत ही फेमस इंसिडेंट है, जब तालिबान का रूल आया था तो एक बुद्ध की मूर्ति है, बामियान बोलते हैं जिसे, वो मूर्ति भी तालिबान वालों ने तोड़ दी, ठीक है। आप साइड में देख रहे हो, ये वाली मूर्ति है वो, और इसको भी उन्होंने तोड़ दिया था। तो वर्ल्ड में भी तहलका मच गया था, ठीक है, कि बहुत बुरे तरीके से तालिबान वहाँ पे क्या कर रहा है, कंट्रोल कर चुका है। तो ये क्या हो गया, बहुत ही हिंसक तरीके से वहाँ पे काम कर रहा था। महिला जो इनकी बात नहीं मानती थी उसको गोली मार देते थे बीच में ही, पब्लिक के सामने महिला को गोली मार दी, कई बार ऐसा हुआ। और वीडियो बनाई उनकी, वायरल करी, बहुत ही कठोर सजा दी गई महिलाओं को। तो इतने बुरे तरीके से हालात कर दिए इन्होंने अफगानिस्तान के, ठीक है। सिर्फ मुस्लिम जो है और मुस्लिम रूल को जो मानता है वही जिंदा रह सकता है, बाकी तो उड़ा दिया सबको। ऐसा काम कर दिया तालिबान ने।
ठीक है। तो ये हुआ तालिबान का गलत टाइम, कब से कब तक, 1989 टू 2001 तक। क्लियर। अब यहाँ पे और प्रॉब्लम, अब आतंकवाद और कहाँ से पनपा। अल-कायदा का नाम सुना होगा आपने। अल-कायदा एक ग्रुप है जिसके हेड थे ओसामा बिन लादेन। लादेन का नाम आप सभी ने सुना होगा। आतंकवादियों की जब भी बात आती है तो लादेन सबसे मेन आते हैं उसमें। तो लादेन ने क्या करा, लादेन ने का जो ग्रुप था अल-कायदा, उसने सपोर्ट करा मतलब इस सरकार को, तालिबान वाले सरकार को। अब तालिबान वाली सरकार की सबसे बड़ी गलती यही है कि उसने अल-कायदा से हाथ मिलाया। अल-कायदा एक आतंकवादी संगठन है और बहुत ही बुरे तरीके से आतंकवाद को फैलाता है। आप सभी को पता आतंकवादी तो कैसे होते हैं, लोगों को मारना, हत्याएं करना, बॉम्ब ब्लास्ट करना, ये आतंकवादियों का काम है मेनली। तो अल-कायदा के साथ जब तालिबान मिला तो हो गया देश का बेड़ा गर्क बिल्कुल। यानी कि तालिबान अल-कायदा को सपोर्ट कर रहा है, जो सरकार है वही आतंकवाद को सपोर्ट कर रही है, तो सरकार भी आतंकवादी हो गई है मान लो आप। तो समझे आप, पहले तालिबान आतंकवादी नहीं थे, पर जैसे ही वो अल-कायदा के साथ मिले तो उनके मिलने की वजह से उनमें आतंकवादी प्रवृत्तियां और आ गई और तालिबान भी एक आतंकवादी संगठन की तरह ही काम करने लगा। ठीक है। तो अल-कायदा से हाथ मिलाया तालिबान वालों ने और दिक्कत देश में शुरू हो गई। जो कांटे आदमी खुद बोता है तो वही उसके ऊपर आते हैं ना हमेशा। ठीक है। बबूल बोओगे तो कांटे तो खुद को ही लगेंगे। जो अमेरिका ने कभी हथियार दिए थे रूस से लड़ने के लिए, याद है ना टाइम, अभी तो बात है पिछले 10 साल पुरानी, 80s का टाइम है ये। ठीक है। तो 80s का 90s का टाइम चल रहा है। अब उन्होंने हथियार दिए थे पिछले डिकेड में, 80 के दशक में पूरे के पूरी मिसाइलें दे रखी हैं उनको, वेपन दे रखे हैं। अब सारे हथियार तो हैं तालिबान के पास, अब इतने सारे हथियार हैं, पैसा मिल रहा है। अब अल-कायदा से हाथ क्यों मिलाया है। देखो आतंकवादी संगठन, कोई आतंकवादी मेन ये नहीं है कि वो बस मारने काम करते हैं, बहुत तगड़ा बिजनेस है ये, पैसा कमाते हैं बहुत इस चीज़ से वो। तो वहाँ पे तो वही बिजनेस है और डेवलपमेंट तो है ही नहीं कुछ। तो आतंकवाद भी एक बिजनेस की तरह चलाते हैं वो लोग। कभी आप सोचते हो लादेन तो ऐसे ही अनपढ़ सा आदमी होगा, कोई मार रहे लोग, ऐसे ही बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी है वो। ठीक है। बहुत ही बड़े घर से बिलोंग करता था वो, इसका हेड बना हुआ है अल-कायदा का। तो लादेन बहुत दिमागदार इंजीनियर था एक वो। ठीक है। तो लादेन जो है उसने क्या करा, अपना अल-कायदा बनाया। अल-कायदा एक आतंकवादी संगठन है जो कि सपोर्ट करता था पैसे से भी, हर चीज़ से, किसको, तालिबानी गवर्नमेंट को। तो वहाँ पे क्या हो गया, अब आतंकवाद से बुरा हाल। अब जो हथियार दे रखे थे अमेरिका ने, वो हथियार तो है ही उसके, और डर के दम पर अपनी पूरी दुनिया से हथियार आ रहे हैं। कभी चाइना सपोर्ट कर रहा है, कभी पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है। ठीक है। जब भी कहीं पे आतंकवाद वगैरह होता है, कहीं पे आप थोड़ी सी भी दिक्कत हो जाए तो ये 2-3 देश तो हमेशा वहाँ पहुँच जाते हैं हेल्प करने के लिए। जैसे पाकिस्तान हुआ, ठीक है, चाइना हुआ, जैसे हमारे देश में भी कहीं पर भी कोई दिक्कत हो जाए 1 मिनट में वहाँ पे सप्लाई हो जाती है, पैसे की भी, हथियारों की भी, 1 मिनट में। ठीक है। ऐसी सिचुएशन पंजाब में भी हुई थी एक बार। ठीक है। तो दूसरी जो बुक आएगी उसमें हम पढ़ेंगे पंजाब में कैसे दिक्कत हुई थी। पंजाब में भी हथियार, आतंकवाद फैला दिया था 1 मिनट के अंदर। तो जब भी माहौल ख़राब होता है तो सब बड़े बड़े देश आकर वहाँ पे राजनीति खेलते हैं। फुल सपोर्ट दिया पाकिस्तान ने, चाइना ने। ठीक है। वो चाहते थे कि यहाँ पे माहौल ख़राब हो जाए। ठीक है। और अब जो ये आतंकवादी हैं ये और ज़्यादा बढ़ने लगे। अल-कायदा जो है पावरफुल होने लगा और इतना पावरफुल हो गया कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंट्री पर हमले करने लगा। अब यही हमें पढ़ना है कि जो ये फेज़ है तालिबान वाला, इसमें अमेरिका पर कौन कौन से हमले हुए। देखो, सबसे पहला हमला अल-कायदा ने अमेरिका पे किया, वो किया केनिया की राजधानी नैरोबी में। ठीक है। उसके बाद दूसरा हमला किया तंजानिया में। एम्बेसी पता है क्या होता है? एम्बेसी का मतलब है एक देश का दूसरे देश में ऑफिस होना, जहाँ पे वीज़ा वगैरह लगते हैं। ठीक है। हिंदी में बोलते हैं इसे दूतावास। तो एम्बेसी थी अमेरिका की 2, एक तंजानिया में, एक नैरोबी में। तो इन दोनों एम्बेसियों पे अमेरिकन हमले किए, बॉम्ब ब्लास्ट किए। किसने? अल-कायदा ने। अब अमेरिका तो चुप बैठने वाला नहीं था, उसने कहा कि अब मैं इनको उड़ा दूंगा। और अमेरिका ने एक ऑपरेशन चलाया। ऑपरेशन का नाम आपको याद रखना है। पहले तो ये 2 जगह याद रखनी है, कौन कौन सी? नैरोबी और तंजानिया। यहाँ के दूतावासों को अल-कायदा ने उड़ा दिया बॉम्ब से। दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि अमेरिका ने इसके बदले में कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन चलाया गया इनफाइनाइट रीच। क्या है ऑपरेशन का नाम? इनफाइनाइट रीच। ठीक है। अमेरिका ने अल-कायदा के ठिकानों पर बॉम्ब डाले। ठीक है। कहाँ पे ठिकानों पर? एक तो सूडान में और एक अफगानिस्तान में। इन दोनों जगह पे अल-कायदा के जो हेड ऑफिस थे या ठिकाने थे, उन पर क्रूज़ मिसाइलों से, अमेरिका की बहुत फेमस क्रूज़ मिसाइलें हैं, तो क्रूज़ मिसाइलों से अमेरिका ने क्या करा, 2 ठिकानों पर अल-कायदा के बॉम्ब डाले। ठीक है। पर अल-कायदा वाले तो बाज आने वाले थे नहीं, इन्होंने तो दोबारा से अटैक किया।
ये जो पुरानी बात है तंजानिया और इस वाली, ये है 1998 की बात। बिल क्लिंटन उस टाइम पे अमेरिका के राष्ट्रपति थे। उसके बाद आया 2001 का साल। आप सभी ने सुना होगा 9/11, बहुत बड़ी घटना, पूरी दुनिया में टेररिज्म की सबसे बड़ी घटना थी, वो लादेन ने करवाई थी, इसीलिए सबसे बड़ा आतंकवादी है लादेन, और वो अमेरिका में थी। ये है 9/11 की घटना, ये आपको पता होनी चाहिए अच्छे से। देखो क्या हुआ था, अमेरिका के 4 प्लेन हाईजैक कर लिए अलकायदा के आतंकवादियों ने, ठीक है, 19 लोग थे लगभग ये। तो इन 19 लोगों ने क्या करा, हाईजैक कर लिया प्लेन को। अब हाईजैक करने के बाद इनका टारगेट था मेन जगह पे टक्कर मारेंगे जाके जहाज की। तो 4 प्लेन हाईजैक कर लिए। हाईजैक करने के बाद शुरू के 2 जो प्लेन थे उनको तो ये ले गए अमेरिका में जो मेन बिल्डिंग है, जो कि है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जहाँ से पूरी दुनिया का ट्रेड जो है वो कंट्रोल होता है। पूरी दुनिया के आदमी वहाँ पे थे, अलग अलग देशों के एम्बेसडर वहाँ पे थे, बड़े बड़े ऑफिसर वहाँ पे थे। तो कितना बड़ा झटका लगेगा अगर वहाँ पे अटैक होगा तो सबसे पहले 2 प्लेन को लेकर गए ये WTC की बिल्डिंग में। जाते ही इन्होंने अटैक सीधा प्लेन को टकरा दिया उस बिल्डिंग से और बहुत बड़ा धमाका हुआ। तो ये धमाका होते ही वहाँ पे जितने भी लोग थे वहाँ पे आग लग गई पूरी बिल्डिंग में, बहुत सारे लोग मर गए। तो पहले 2 प्लेन कहाँ पे टकराए, WTC के बिल्डिंग में। उसके बाद तीसरा जो प्लेन था उसको ये लेकर गए जो पेंटागन है, अमेरिका में ही एक बिल्डिंग है जिसका नाम है पेंटागन, अमेरिका का जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है उसका हेड ऑफिस है वो। तो उसके सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में ही टक्कर मारी तीसरे प्लेन की। पहले जो कहाँ पे, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में बूम। तीसरा प्लेन कहाँ पे, जो पेंटागन है यानी कि जो डिपार्टमेंट है सुरक्षा वाला, वहाँ पे। चौथे प्लेन को लेकर जा रहे थे ये जो अमेरिका की कांग्रेस की बिल्डिंग है वहाँ पे, पर चौथे वाला क्या हुआ, वो पेंसिल्वेनिया नाम की जगह है अमेरिका में एक, वहाँ पे खेतों में क्रैश हो गया। ठीक है, तो 3 प्लेन इन्होंने टकराए और इनमें लगभग 3000 से ज़्यादा लोग मरे। तो अमेरिका तो हिल गया बिल्कुल। किसी ने नहीं सोची थी कि इतनी बड़ी संख्या में भी आतंकवादी लोगों को मारेंगे कभी, ठीक है, और इस तरीके से मारेंगे। तो पहले 2 प्लेन WTC में टकराए, तीसरा प्लेन पेंटागन में टकराया, चौथे को लेकर जा रहे थे कांग्रेस की बिल्डिंग में टकराने के लिए, पर वो रास्ते में ही क्रैश हो गया। इसमें बहुत लोग मरे, अमेरिका बिल्कुल हिल गया। अमेरिका ने ठान ली इस अलकायदा को नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। और अमेरिका ने क्या करा, जो भी ये आतंकवादी थे इनको मारने की ठान ली और बहुत सालों तक इस मिशन पे वो लगा रहा। जैसे ही अटैक हुआ 2001 में, इसका आप अपडेट ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं 9/11, ठीक है। हमारे यहाँ पे तो हम डेट सीधी लिखते हैं, अगर हमारे हिसाब से लिखे तो ये क्या बन गई, 9 यानी कि 9 तारीख, 11 यानी 11th मंथ, ठीक है, और 2001। पर अमेरिका में ऐसे डेट नहीं लिखते, अमेरिका में उल्टी लिखते हैं। तो 9वां महीना है, ठीक है, 11 तारीख है और 2001 साल है, ठीक है, यानी कि 11 सितंबर 2001 की बात है। 9/11, 9 मतलब सितंबर, 11 मतलब तारीख, तो 9/11 यानी कि 11 सितंबर 2001 की बात है ये, जब ये अलकायदा ने हमला किया अमेरिका पे। इसके बाद अमेरिका ने ठान ली कि मैं जो है अब इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। अब ऑपरेशन किया उसने, उसका नाम आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लो। ये पहले ये चीज़ें चैप्टर 3 में हुआ करती थी, पर उन्होंने अब काट कर ये चैप्टर 2 में मिक्स कर दी हैं। तो अलकायदा जो है उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन का नाम आप याद करो, वो है ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, ठीक है, बिल्कुल भी मत भूलना है इसका नाम। आप कैसे याद रखोगे, देखो बिल्कुल उसने फ्री करने की बात सोची ना कि आतंकवाद को बिल्कुल जड़ से खत्म कर दूंगा, फ्रीडम कर दूंगा बिल्कुल, ठीक है। तो ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, पहले वाला क्या था, ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच, उसके बाद दूसरा क्या है ये, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। तो एंड्यूरिंग फ्रीडम ऑपरेशन चलाया गया और जितने भी अलकायदा के ठिकाने थे उनमें वो घुस गए। अब अमेरिकी सेना 2001 में घुसी कहाँ पे, अफगानिस्तान में। जो तालिबानी गवर्नमेंट थी या अलकायदा वाले जितने भी थे उनको भुनना कर दिया शहीद। अब अमेरिका की हेल्प किसने करी, जो तालिबान के अपोजिशन में ग्रुप मैंने आपको बताए थे ना, जिसमें कि दोस्तान और मसूद का ग्रुप था, यानी जिनको नॉर्दर्न अलायंस बोलते थे, उन लोगों ने अमेरिका की हेल्प करी। तो अमेरिका की सेना प्लस में उसके दोस्त नाटो वाले, ठीक है, और जो यहाँ पे नॉर्दर्न अलायंस था यानी कि मुजाहिदीनों का ही ग्रुप था जो कि तालिबान के खिलाफ था, उसने हेल्प करी और सारों ने मिलकर अफगानिस्तान पे तालिबानी सरकार को हटाया, वहाँ पे कब्जा किया, अलकायदा वालों को उड़ाना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से वहाँ पे आतंकवाद पर कंट्रोल किया अमेरिका ने, क्योंकि उसके ऊपर ही हमले हुए बहुत बड़े बड़े। तो अमेरिका ने 2001 में अपना कब्जा वहाँ पे कर लिया और अमेरिका ने वहाँ पे एक सरकार बनाई, पर वहाँ पे अमेरिका आर्मी ही संभालती थी सब कुछ, ठीक है। अमेरिकन आर्मी ने वहाँ पे कंट्रोल किया 2001 में।
समझ गए? अब यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल। पहला फेज़ क्या था? सोवियत संघ का फेज़ था जो कि 1989 तक चला। दूसरा फेज़ क्या था? तालिबान का फेज़ था जो कि 2001 तक चला। अब तीसरा फेज़ किसका है? वो है अमेरिका का। अब अमेरिका का वहाँ पे रूल एस्टेब्लिश हो गया 2001 में। अमेरिका सेना वहाँ पे रुकी, शांति सेना के रूप में तालिबानियों को कंट्रोल किया, तालिबान को भगा दिया, ठीक है, अलकायदा वालों को मारा, ठीक है। अब मिशन में लगी हुई थी कि अलकायदा के हेड को भी मारना है, पर अलकायदा के हेड को मारना तो इतनी छोटी बात थी नहीं, वो था ओसामा बिन लादेन। तो कई साल लग गए अमेरिका को ओसामा बिन लादेन को मारने में। इतना तगड़ा बहरूपिया था ओसामा बिन लादेन कि अमेरिका उसको मारता था ना तो फिर पता चलता था उसके डुप्लीकेट को मारा है। अमेरिका ने कई बार मारा उसको, पर हर बार क्या हुआ, पता चलता था उसका डुप्लीकेट है, क्योंकि वो इतने सारे डुप्लीकेट रखता था अपने, इतने तगड़ी सिक्योरिटी रखता था अपनी वो। तो फिर अमेरिका ने सोचा कि भाई इसका तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो पाकिस्तान में छिपा हुआ था ओसामा बिन लादेन। 2011 की बात है, ये डेट आप याद रखना कि कब मारा है लादेन को, 2011। पाकिस्तान में छिपा हुआ था, एबटाबाद नाम की जगह थी। अब पाकिस्तान में छिपा था, ठीक है, पक्का खबर लग गई उनकी खुफिया एजेंसी को अमेरिका की। अमेरिका ने तो तुरंत ऑर्डर दिया कि इसको उड़ाना है, कैसे उड़ाएंगे। तो पहली बार ड्रोन भेजे गए थे ऐसे। उस टाइम पे हमारे यहाँ पे तो इतनी ड्रोन वाली टेक्नोलॉजी नहीं थी, पर अमेरिका तो पावरफुल देश है, उसके पास बहुत ही पावरफुल ड्रोन थे उस टाइम पे। तो ड्रोन भेजे गए, ठीक है, और सारा एरिया देखा गया, ठीक है। फिर वहाँ पे ड्रोन की हेल्प से लादेन वाले एरिया को उड़ाया। अमेरिकन आर्मी ने लादेन को मारा। अब सिर्फ मारा ही नहीं, लाइव देख रहा था ओसामा बिन लादेन की डेथ को कौन? अमेरिका का राष्ट्रपति जो थे उस टाइम पे, बराक ओबामा। तो 2011 में बराक ओबामा घर पे बैठ के व्हाइट हाउस में डायरेक्ट देख रहे थे कि कैसे लादेन को मारा गया, ठीक है। तो 2011 में लादेन को मार दिया गया। तो अलकायदा का जो मेन हेड है वो ख़त्म कर दिया गया, और उसके बाद थोड़ा कंट्रोल में है अलकायदा। अमेरिका की तरफ से नज़र उठा के देख नहीं सकता, ठीक है, और चाहे कहीं कुछ कर ले हल्का फुल्का, पर अमेरिका जो है उसकी तरफ तो कभी भी नहीं देख सकता, क्योंकि उसने बहुत तगड़ी तरीके से अलकायदा का सफाया किया। अब देखो 2001 से मैंने कब तक बताया, अब तक 2021 तक किसका दौर था? अमेरिका सेना वहाँ पे थी। पर अब देखो आप कितनी बुरी सिचुएशन हो रही है अफगानिस्तान की। लड़ाइयाँ देख रहा है बेचारा। तो आम लोगों की क्या गलती है वहाँ पे? तालिबान वाले लड़ रहे हैं, अलकायदा वाले लड़ रहे हैं, कभी सरकार से लड़ रहे हैं, ठीक है, कभी सोवियत संघ घुस जाता है, कभी अमेरिका घुस जाता है। तो इसमें आम लोग भी तो कितने परेशान हुए। तो आम लोग वहाँ के बहुत दुखी थे। इस लड़ाई में देखो क्या हुआ, लगभग टोटल अगर हम देखें तो 2400 सैनिक तो मरे अमेरिका के। उसके अलावा लगभग 43,000 सैनिक मरे अफगानिस्तान के, यानी कि जो अफगानिस्तान आर्मी है उसकी बता रहा हूँ, और भी जो भी इधर हैं ग्रुप वगैरह तालिबानी वगैरह, ये मरे 43,000 के आसपास। उसके अलावा आम जनता मरी है, बम गिर रहे हैं, गोले गिर रहे हैं, मिसाइलें गिर रही हैं। तो आम क्या है और आतंकवादी क्या है क्या पता। तो 45,000 आम लोग मरे। तो कितनी बेकार चीज़ हुई ये अफगानिस्तान में। तो इतनी बड़े लेवल पे आम नागरिक मर रहे हैं, आपके जैसे हमारे जैसे आम लोग मर रहे हैं, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं। तो अफगानिस्तान में ये प्रॉब्लम हुई। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो अमेरिकन सेना वहाँ पे शांति बनाने गई थी, तो अफगानिस्तान के लोग भी उसे पसंद नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि वो भी चाहते थे कि अब हम इस चीज़ से छुटकारा चाहते हैं, हमें लड़ाई झगड़े नहीं चाहिए, तुम्हारे झगड़े के चक्कर में हम मर रहे हैं। तो वहाँ के लोग भी नहीं चाहते थे। दूसरा, अमेरिका में जो लोग हैं वो भी बहुत जागरूक है अपने सैनिकों के लिए। उनका जब एक भी सैनिक मरता है ना तो पूरे देश में शोक का माहौल फैल जाता है। वो लोग कभी नहीं चाहते कि उनका सैनिक कोई भी कहीं पे मरे। तो वहाँ के लोग भी आंदोलन कर रहे थे कि हमें अपने सैनिक वापस चाहिए। उनकी शांति बनाने के चक्कर में अब हमारे लोग मर रहे हैं वहाँ पे बेमतलब। तो अमेरिकन सेना में भी जो है वहाँ के लोग थे जो वो भी सेना को वापस बुलाना चाहते थे। तो आया 2016 का टाइम, इलेक्शन होने वाले थे। डोनाल्ड ट्रंप का आपको पता है अमेरिका के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन वाला टाइम था। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इसी वायदे के साथ आया था, अगर मैं राष्ट्रपति बनता हूँ ना तो आते ही मैं अपनी सेना को वापस बुलाऊंगा। तो डोनाल्ड ट्रंप इसी वजह से जीत गए 2016 में, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने कोशिश भी करी अपनी सेना को वापस बुलाने की। 2018 में एक मीटिंग भी करी गई थी, कतर नाम की जगह पे मीटिंग हुई थी। तालिबान से मीटिंग करी अमेरिका ने, कहा कि हम सेना बुला लेंगे, पर आपको एक वो करना पड़ेगा समझौता कि आप अलकायदा यानी कि आतंकवादियों से दूर रहोगे बिल्कुल भी। पर ऐसा हो सकता है कभी तालिबान अलकायदा से दूर हो जाए। इस संधि पर साइन भी हो गए। और आज आप देख लो 2021 में आते आते जब ट्रंप की सरकार नहीं है, जो बाइडेन की सरकार है, तो अमेरिका में वापस बुला लिया गया किसको? अमेरिकन सेना को। 2021 में, अभी की बात है बिल्कुल ये, ठीक है। तो 2021 में अमेरिकन सेना को वापस बुला लिया गया। पर क्या शर्त रखी थी कि तालिबान अलकायदा से नहीं मिलेगा। ऐसा हो सकता है?
नहीं, वो बिल्कुल घुल चुके हैं आपस में, वही तालिबान वाले वही अलकायदा वाले। तो कैसे अलग हो जाएंगे वो? आतंकवाद वो अब भी फैलाएंगे, बुरी सिचुएशन वो अब भी करेंगे। तो ये था पूरा का पूरा अफ़गान का संकट। समझ गए आप? मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं, बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करी है, सारी चीज़ें आपको अच्छे से दिखाई हैं। ठीक है, अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, और भी सब्जेक्ट अगर आपको पढ़ने हैं, ज्योग्राफी हुआ, पॉलिटिकल हुआ, हिस्ट्री हुआ, ठीक है, जितने भी ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट हैं वो सारे तो मैं ही पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, उसके अलावा भी और सब्जेक्ट आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो तुरंत अपने इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, आपका अपना ही ये चैनल है। ठीक है, तो अब तक हम पढ़ रहे हैं अफगानिस्तान का संकट। समझ गए आप सारी चीज़ें? 3 फेज़ हैं, याद रखना तीनों के तीनों फेज़ कौन कौन से। अफगानिस्तान में पहला फेज़ है यूएसएसआर का 1989 तक, दूसरा फेज़ है 2001 तक तालिबान का, तीसरा फेज़ है अमेरिका का 2021 तक। ठीक है, अब वहाँ पे फिर से किसका रूल आ गया? तालिबान का रूल आ गया। अब तालिबान का रूल आते ही वहाँ पे क्या होगा? वही चीज़ें, अधिकार छीन लिए जाएंगे, महिलाओं की बुरी सिचुएशन हो जाएगी, शरिया को लागू कर दिया जाएगा। ठीक है, बुरी हालत देश की कर दी जाएगी, मूर्ति पूजा को बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, डेमोक्रेसी को ख़त्म कर दिया जाएगा, तालिबानी अपनी मनमानी करेंगे, आतंकवाद को और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। अलकायदा जैसे संगठन अब और भी बन चुके हैं, ISIS का नाम आपने सुना होगा। तो ऐसे ऐसे आतंकवादी संगठन भी और वहाँ पे हो जाएंगे। तो जैसे ही अमेरिकन सेना निकली वहाँ से 2021 में, तालिबान का दोबारा से रूल हो गया और वहाँ पे अब बुरे सिचुएशन है। फ़िलहाल इस टाइम पे बड़ा बुरा हाल है। ठीक है, तालिबान का रूल है अफ़गानिस्तान पे, वहाँ के लोग बड़े परेशान हैं। ठीक है, तो एक थिंकिंग के लोग नहीं है वहाँ पे, अलग अलग थिंकिंग के लोग हैं। एक तो कुछ ऐसे थिंकिंग वाले जो डेमोक्रेसी चाहते हैं वही परेशान है, सिर्फ सब परेशान नहीं है, बाकी तो खुद ही तालिबान में मिले हुए हैं। तो जो कट्टर मुस्लिम रूल चाहते हैं वो तो तालिबान के साथ हो लिए, जो सरकार का रूल चाहते हैं, डेमोक्रेसी चाहते हैं, वो परेशान है वहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ की महिलाएं सबसे ज़्यादा परेशान हैं और वो लोग परेशान हैं जो डेमोक्रेसी चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई भी आज़ादी तालिबान नहीं देता, बिल्कुल पुराने तरीके से रूल करता है, आदिवासियों के जैसा रूल करता है, जैसे कबीलों का रूल होता था कभी, कट्टर मुस्लिम विचारधारा के साथ, पुराने रीति रिवाजों के साथ, शरिया कानून के साथ, कोई डेमोक्रेसी नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल पुराने रूल्स को फॉलो करना। ठीक है, महिलाएं तो बिल्कुल पूरा मुंह ढककर चलेंगी अगर बाहर निकलना है तो ये हालात हैं वहाँ पे। ठीक है, समझ गए अफगान क्राइसिस आप। अब एक छोटा सा टॉपिक और देख लो कि भारत पर क्या प्रभाव पड़ेंगे अफगानिस्तान के। देखो, अब भारत जो है इसका बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान से डूर एंड लाइन। अब तो नहीं लगता बॉर्डर। देखो, अगर मैं आपको एक देशभक्त होने के नाते बताऊं तो बॉर्डर लगता है, क्योंकि हम POK को अपना हिस्सा मानते हैं। ठीक है, पर अगर मैं आपको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के हिसाब से बताऊं तो POK को पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। ठीक है, तो POK जो है उसी का बॉर्डर लगता था अफगानिस्तान से। ठीक है, तो अब वो पाकिस्तान के कंट्रोल में है, तो इंडिया का बॉर्डर तो नहीं लगता ना उससे फ़िलहाल। पर अभी अभी हमारे अमित शाह ने बोला था कि जो POK है वो हमारा है और है भी हमारा ही। ठीक है, और 106 किलोमीटर लंबा बॉर्डर लगता है हमारा अफगानिस्तान से, जो कि डूर एंड लाइन है, जो कि कभी अंग्रेजों के टाइम पे खींची गई थी। अगर आप ये मानते हो कि वो POK जो है पाकिस्तान के अंडर है तो हमारा बॉर्डर नहीं लगता, चलो हम मानते हैं कि हमारा बॉर्डर लगता है, POK हमारा हिस्सा है, आज नहीं तो कल दया रही भगवान की तो हम ले ही लेंगे उसको। ठीक है, ऐसे ऐसे लीडर रहे हमारे, मोदी जैसे, तो हो सकता है POK को हम ले भी लें वापस। ठीक, तो जो POK है उसका बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान से, 106 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। पर एक बड़ी समस्या है अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, यानी कि इसके समुंदर नहीं लगता कहीं से भी। अब समुंदर नहीं लगता तो आने जाने के रास्ते नहीं है, बहुत कम है, किसी कंट्री से होकर ही जाना पड़ता है यहाँ पे। तो भारत जो है उसको बड़ी प्रॉब्लम आती है अफगानिस्तान से ट्रेड वगैरह करने में। ठीक, तो पहले तो क्या था, पाकिस्तान जो था वो इंडिया का हिस्सा था, इससे डायरेक्ट हम चले जाते थे वहाँ पे। अब पाकिस्तान के साथ ही हमारी दिक्कत रहती है, तो सप्लाई वगैरह चीज़ें करने में बड़ी प्रॉब्लम आती हैं। तो ये प्रॉब्लम होती है इंडिया को वहाँ पे सप्लाई वगैरह करने में। समझ गए? तो हम पढ़ रहे हैं कि भारत पर क्या प्रभाव पड़ेंगे इस अफगानिस्तान संकट के। तो जो वहाँ पे तालिबान आया उससे क्या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं। पहला, जो पहले व्यापार हुआ करता था उसमें कमी आएगी। पहले हम ड्राई फ्रूट्स वगैरह बहुत मंगाते थे वहाँ से और अपने यहाँ से गेहूँ वगैरह भेजते थे वहाँ पे, तो उस ट्रेड में कमी आएगी। दूसरा, आतंकवाद बढ़ेगा, वो आतंकवाद भारत के लिए भी नुकसानदायी होगा। तीसरा, तालिबानी सरकार आएगी, डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाएगी। भारत बिल्कुल नहीं चाहता कि डेमोक्रेसी वहाँ पे ख़त्म हो। ठीक, उसके अलावा भारत के विरोध में वो बहुत सारी चीज़ें करेंगे। वहाँ पे आतंकवादी है, अलकायदा है, तालिबान है, तो वो इंडिया के खिलाफ काम करेंगे। ठीक है, ऐसा होगा।
ठीक है, भारत विरोधी घटनाएं बढ़ जाएंगी। अगली चीज़ क्या होगी, वहाँ से शरणार्थी भाग भाग कर आएंगे, बहुत सारे तो आ भी चुके हैं, वो भारत में रह रहे हैं, कोई दिल्ली में रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है, भारत पर बोझ बढ़ेगा। भारत के लोग जो अफगानिस्तान में हुआ करते थे वो भी भाग भाग कर वापस आएंगे, उनको भी संभालना पड़ेगा। तो ये सारी प्रॉब्लम इंडिया फेस करेगा तालिबान के रूल होने की वजह से। समझ गए। अब हम पढ़ चुके हैं पूरा का पूरा अफगान का संकट, भारत पर क्या प्रभाव पड़ेंगे तालिबान आने के। ठीक है, अगर आपको हमारा ये टॉपिक अच्छा लगा है, वीडियो आपको पसंद आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू।